नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिन भर आज तक पर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। और अब बात कर लेते हैं इस वक्त की और कल की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया। सबसे बड़े सूबे यूपी में 7 चरणों में वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही दौर में वोटिंग होगी। मणिपुर में 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। ये बदलाव होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी डेट है, बहुत खास डेट है। तो हमें खुशी है इस बात की कि इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। अब तैयारी है रण की, तैयारी है फतेह की। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनमें यूपी में सभी 7 फेज में वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में चुनाव होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। यूपी में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी के अलावा मार्च में 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। सभी फेज की 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसमें फैसला सामने आ जाएगा। The date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election were announced on 4th of January, and the counting was on 11th, and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. हर पार्टी ने कमर कस ली है। हर पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार जनता की सेवा किए हैं, ये स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस यानी 300 पार हम करेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत। लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे। तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे। जो झूठ का नेटवर्क है, उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से। इस बार मतदाताओं की संख्या बड़ी है। ऐसे में कोरोना और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। 690 विधानसभा सीट में 18.34 करोड़ मतदाता होंगे। इस बार 24.9 लाख मतदाता बड़े हैं। वहीं 29% मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 1620 पोलिंग बूथ में सिर्फ महिला कर्मचारी रहेंगे। नए नियम के साथ सियासी मैदान तैयार है। नए घमासान के साथ, नए मुद्दों के साथ तय होगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन अपना किला बचा पाती है, किसके दुर्ग में सेंध लगती है।
आज तक ब्यूरो। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान तमाम पाबंदियों के साथ हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए फिलहाल ना ही कोई रैली हो सकेगी और ना ही जनसभा। इसके साथ मतदान के दौरान भी आयोग की ओर से सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। न पैदल यात्रा, न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत और न नुक्कड़ सभाएं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जरिए सुरक्षित चुनाव उनकी प्राथमिकता। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, साइकिल यात्रा, पद यात्रा पर रोक लगाई है। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए रैली के लिए स्थानीय प्रशासन से पार्टियों को इजाजत लेनी होगी। हालांकि अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो लोग केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है, इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 900 ऑब्जर्वर पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसे को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं हर मतदान केंद्र में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होगी। 690 विधानसभा सीट में मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। पोलिंग बूथ 16% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। इतना ही नहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा की गई है। हर बूथ में 1250 मतदाता वोट डाल पाएंगे। मतदान के लिए 1 घंटे ज्यादा वक्त बढ़ाया गया है। वोटर्स को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना को देखते हुए नियमों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसे लागू कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले चुनाव में रैलियों में भीड़ हो या फिर चुनावी कर्मियों की कोरोना से मौत, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में इस वक्त 55 घंटे का कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और ये वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। ऐसा ही कर्फ्यू दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान भी लगाना पड़ा था, जिसके 4 दिन बाद ही दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई थी। सवाल ये कि इस बार भी क्या यही होगा? दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है।
कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार सुनसान है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू कैसा चल रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाली मार्केट में, जहां पर इस वक्त बहुत भीड़ हो जाती है सुबह के वक्त, लेकिन अभी यहाँ वीकेंड कर्फ्यू का पालन सही से किया जा रहा है। यहाँ जो दुकानें खुली हैं वो केवल और केवल जरूरी और आवश्यक सामानों को लेकर खुली हुई हैं, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। और अब नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी देखिए, कैसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत है जो बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार पुलिस की तरफ से जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं है, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान उनको वापस जो है वो नोएडा की तरफ जो है वो भेज रहे हैं। लगातार जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो जरूरी चीजों से जुड़े हैं उन्हीं को जाने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली में 55 घंटे के इस सख्त पाबंदी के पीछे भले ही सड़कों और बाजारों में कोई ना दिख रहा हो, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़ है। कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां साफ दिखाई दे रही। यानी दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू में इसे पलीता कहें तो ये गलत नहीं होगा। आगे कुछ भी कहने और सुनने के पहले 8 जनवरी के ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली में 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 नए मामले आए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई और संक्रमण दर बढ़कर 19.60% हो गई। अस्पतालों में 1,586 मरीज भर्ती हैं। यानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर फिलहाल ये बता रही है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज करीब 19 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। और इस मुश्किल वक्त में जनता को बचाने के लिए ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत शुक्रवार से हुई। दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों ने थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए, तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के डर को समझिए, क्यों कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के हाथ पांव फूले हुए। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को ये आंकड़ा 496 हुआ, 29 को 923, 30 को 1313, 31 को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 केस, 4 जनवरी को 5481, 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए, 6 जनवरी को 15,097 केस, 7 जनवरी को 17,335 केस आए और 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 तक चला गया। हो सकता है कि आजकल में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर में पीक के आंकड़े को पार कर जाए। अब सवाल यह है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से ही दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। संक्रमण नीचे तब आएगा जब पहले पीक पर पहुंच जाएगा। तब तक भले ये सोचा जाए कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाकर रात को बाहर आने से रोका जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाने से क्या संक्रमण रुकेगा? जबकि मेट्रो के भीतर लोग ऐसे ही खतरे के बीच ट्रेवल करते दिखेंगे। दिल्ली मेट्रो में 100% कैपेसिटी से चलने की इजाजत है, यानी हर सीट पर लोग बैठ सकें, बस ऐसे मेट्रो चलनी चाहिए। दिल्ली में ऐसे मुसाफिर सफर करेंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? दोष इन यात्रियों का नहीं, दोष उस व्यवस्था का है जो जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं दे पाती। नतीजा, लोग मजबूर होते हैं। पता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है तो इतना कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता है, तो क्राउड की वजह से एक तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखा प्रिकॉशंस तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर फाइनेंशियली सब चीज़ें कैसे बंदा अपना सॉर्ट आउट कर पाएगा।
अब सरकार और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोई पॉजिटिव खबर आए, लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर न मिले। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। अब बात मुंबई की। यहाँ तो हर तीसरे टेस्ट में कोरोना मरीज मिल रहा है। मुंबई में तो अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही चल रहा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा? कोरोना क्या जितना तेजी से बढ़ रहा है, क्या उतनी ही तेजी से घटेगा भी? आईआईटी का दावा है कि 10 दिन के भीतर पीक आ जाएगा। मुंबई में कोरोना का महाविस्फोट किस तरह से हुआ, इन आंकड़ों से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 जनवरी को मुंबई में कोरोना के 20,318 नए केस आए। कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई और 120 इमारतें सील कर दी गई। ये मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, घड़ी की सुइयां इतनी रफ्तार से नहीं चल रही जितनी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना का सबसे ताजा विस्फोट सीबीआई कार्यालय में हुआ। यहाँ 68 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में कोरोना फैल रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर मंत्रियों में कोरोना फैल रहा है। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि धारावी की झुग्गियों में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। जी हाँ, धारावी एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। हम आपको बता दें कि 8 जनवरी को धारावी में कोरोना के 147 मरीज मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। धारावी में कोरोना फैलने का मतलब साफ है कि तीसरी लहर में भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक धारावी है। कोरोना काल की पिछली लहर के दौरान भी धारावी हॉटस्पॉट था। धारावी से सटे दादर और माही में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही गर्दी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन धारावी जैसे लोगों ने वो भी करके दिखाया कि शून्य कोरोना करके, तो वो भी लोग एसओपी फॉलो करते हैं, एसओपी पूरी तरह फॉलो करते हैं, तो और क्या चाहिए। मुंबई में कोरोना के महाविस्फोट के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की भयंकर चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन के मुताबिक सूबे के 356 डॉक्टर्स अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें साइन अस्पताल के 98, जेजे अस्पताल के 84, केईएम मुंबई के 70 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। मुंबई में इस खबर ने भी हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, मुंबई में 7 जनवरी को एक साथ 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी 7 जनवरी को 15 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से हर कोई हिल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के महाविस्फोट ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। अब बीएमसी और सरकार के बीच धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं और कोरोना पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा, उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नए साल पर मुंबई में कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। वहीं 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,997 कोरोना केस और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को सील करना पड़ा है। ये बीकेसी का एग्जाम्पल दिया, 2,500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारा 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1,392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के हैं और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 6
870 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का डर है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र के 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो।